हेलो स्टूडेंट, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारे लाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 14 बेसिक इलेक्ट्रिकल, जिसमें हम लोग देखेंगे बच्चों चुंबकत्व के बारे में। आज हम लोग चुंबक पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिज्म, है ना। मैग्नेटिज्म क्या होता है, चुंबक कैसे बनता है, चुंबक का क्या रोल होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, और हम लोग ये भी देखेंगे उसका स्टेटमेंट क्या होता है ना, उसकी थ्योरीज क्या होती हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, चुंबक कैसे काम करता है, चुंबक बनता कैसे है। ये सारी चीजें मैं आप लोग को इस क्लास में बताने वाला हूं। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें हम लोग चुंबकत्व के बारे में अर्थात चुंबक के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो आज की क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी पीजीसीएल टीजी2, मध्य प्रदेश एमपीटीओ का, है ना, या राजस्थान टेक्निकल हेल्पर एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए तैयारी कर रहे हो, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो बच्चे, उनके लिए यह क्लास आज है। और इसमें आईटीआई और डिप्लोमा वाले दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं, इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि यह बेसिक टू एडवांस क्लास रहने वाली है, जिसमें आईटीआई वालों को तो क्लास है ही, साथ में यदि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वाले बच्चे भी इस क्लास को अपेयर करते हैं, इस क्लास को देखते हैं, तो उनका बेसिक फाउंडेशन मजबूत होने वाला है। ओके बच्चों, तो आज की क्लास जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की क्लास नंबर 14 है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं बच्चों चुंबकत्व के बारे में, अर्थात चुंबक क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें मैं आप लोग को इस क्लास में बताने वाला हूं। ओके बच्चों, तो जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, वो जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करके हमें बताएं, कमेंट्स करके हमें बताएं। ओके बच्चों, कि यह क्लास आपको कैसी पसंद आई, क्लास में क्या क्या चीजें अच्छी है, क्या नहीं है, क्या और पढ़ाना चाहिए, है ना, इसमें क्या और हम लोग इंप्रूवमेंट करें, क्योंकि ये नया चैनल है, नई सारी चीजें हम लोग के सामने आई है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ रही है ना, या वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है, या किसी स्पेशल टॉपिक को आप लोग को पढ़ना है बच्चों, तो दिए गए नीचे, है ना, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि जो है तो उन बच्चों को भी हेल्प मिल सके। ओके बच्चों, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, और कमेंट्स करके हमें क्वेश्चन कर सकते हैं आप, जो डाउट हो वो पूछ सकते हैं आप लोग। ओके बच्चों, तो क्लास नंबर 14 हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, जिसमें हम लोग देखेंगे चुंबकत्व के बारे में। तो चुंबकत्व बता दूं सबसे पहले मैं, चुंबक होता क्या है बच्चों। तो चुंबक जो होता है ना, किसी कॉइल में बनता है। किसी भी कॉइल में जब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, करंट प्रोवाइड कराते हैं, उसकी करंट वोल्टेज देते हैं। जैसे करंट वोल्टेज जब उस कॉइल को कट करती है, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। किसके कारण होता है बच्चों, फ्लक्स के कारण होता है। उसी फ्लक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, चुंबक बोलते हैं। तो आज का जो क्लास है वो बहुत मजा आने वाला है ना। हम लोग बहुत बेसिक से एडवांस तक जाने वाले हैं बच्चों। मैं पहले आप लोग को नॉलेज के लिए बता दूं चुंबक बनता कैसे है। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में क्या हो गई, कोई कॉइल हो गई, और इस कॉइल में हमने क्या किया बच्चों कि एक हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया, प्लस और माइनस। ओके, जब हमने यहाँ पे एक वोल्टेज सप्लाई देंगे तो यहाँ से धारा का प्रवाह होगा, और ये जो कॉइल बनेगी बच्चों वो इंडक्टिव कॉइल बनेगी, अर्थात हम उसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे, एल से दर्शाएंगे। इस परिपथ में होता क्या है बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया, जैसे वोल्टेज सर्किट में जाएगा तो करंट जैसे हम हमारी पहुंचेगी तो क्या होगा, ये जो इंडक्टेंस होता है वो करंट का क्या करता है बच्चों, अपोज करता है, उसका विरोध करता है ना। कुछ समय के लिए उसको रोक करके रखता है, लेकिन रोक नहीं पाता है। उसी वजह से क्या होता है कि जब कॉइल में करंट फ्लो होती है और उसके समय में परिवर्तन होता है बच्चों, किसमें, समय में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टाइम में जब उसके परिवर्तन होता है, टाइम जब चेंज होता है ना, वहां पे कुछ समय के लिए करंट को रोकने की कोशिश करता है। उसी समय क्या होता है बच्चों कि इस कॉइल में जो प्रवाहित हो रही धारा होती है वो क्या करती है, यहां पे बच्चों एक फ्लक्स जनरेट कर देती है। ओके, जब भी किसी परिपथ में करंट वोल्टेज देंगे, अगर वो कॉइलिंग के फॉर्म में है तो क्या करेगा बच्चों, करंट के फ्लो का अपोज करने की कोशिश करेगा, तो उसके टाइम में जो चेंजेस आएंगे, उस समय में जो परिवर्तन होगा, उसी के कारण इस कॉइल में क्या बनेगा बच्चों, फ्लक्स बन जाएगा। और इस फ्लक्स के कारण क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जब फ्लक्स बनेगा तो यहाँ पे एक नया वोल्टेज जनरेट हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों मशीन के केस में, मोटर के केस में ईएमएफ, है ना, ये जनरेटर के केस में बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। फिर हम लोग मोटर में इसका नाम क्या दे देते हैं बच्चों, बैक ईएमएफ बोल देते हैं। ओके, और है ना, और वहीं पे हम लोग जनरेटर में क्या बोलते हैं बच्चों, जनरेटेड ईएमएफ, जनरेटेड ईएमएफ। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि वोल्टेज होता है, ये नया वोल्टेज होता है। ओके, ये ऊपर वाला जो है मोटर के लिए काम करता है, नीचे वाला जनरेटर के लिए काम करता है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा
ओके बच्चों, कि जो हमारे पास किसी भी कॉइल में जब हम लोग करंट वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो उसमें एक नया ईएमएफ जनरेट होता है। किसके कारण होता है बच्चों? फ्लक्स के कारण। और यही फ्लक्स क्या कहलाता है बच्चों? यही फ्लक्स जो होता है वो एज अ चुंबक का काम करता है, एज अ मैग्नेटिज्म होता है ना। तो हम लोग चुंबक को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा था आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट और बता दूं बच्चों में, है ना। होता क्या है कि हम लोग इंडक्शन पढ़ते हैं ना, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ते हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, है ना। अभी हम लोग चुंबक को स्टार्ट नहीं किए हैं। चुंबक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग का कुछ डाउट क्लियर करना चाहता हूं, ताकि आप लोग को चुंबकत्व तो बहुत अच्छे समझ में आए। होगा क्या बच्चों कि हमने सेम परिपथ एक ले लिया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट वोल्टेज जैसे हम लोग देंगे तो इस परिपथ में क्या होगा बच्चों? धारा प्रवाहित होगी। ओके, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लो बच्चों कि जो धारा प्रवाहित होती है आई, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। ओके, कौन सी होती है? कन्वेंशनल करंट होती है। ओके, ये आप लोग को बहुत कम लोग बताएंगे। ये जो धारा होती है बच्चों, ये कन्वेंशनल करंट होती है। अब जैसे इस सर्किट में क्या हो गई, कन्वेंशनल करंट फ्लो हो गई, धारा प्रवाहित हो गई, तो क्या होगा बच्चों कि इस कंडक्टर में जैसे करंट पहुंचेगी तो क्या करेगी? इस कंडक्टर को कट करेगी, अर्थात इस कंडक्टर में करंट का प्रवाह होगा। तो क्या करेगा बच्चों? ये कंडक्टर अपने पास में, अपने चारों तरफ, है ना, अपने क्या करेगा बच्चों? अपने चारों तरफ क्या करेगा? एक चुंबकीय फ्लक्स बनाएगा। ओके, क्या बनाएगा बच्चों? एक मैग्नेट बनेगा, यहां पे एक चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब होता है किसी एक परिपथ में, ठीक है, किसी एक कॉइल में जब हम करंट देते हैं और उस करंट के कारण जब वहां पे क्या होता है बच्चों? टाइम में परिवर्तन होता है, समय में परिवर्तन होता है, तो वहां पे क्या बनता है? एक फ्लक्स बनता है। वो कहां पे बनता है बच्चों? कॉइल के चारों तरफ एक फ्लक्स का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों सेल्फ इंडक्शन। ओके, अब यदि क्या किया जाए बच्चों? अब यदि क्या किया जाए कि मैं इस डायग्राम को कुछ इस प्रकार बना दूं। ओके, हम लोग इस डायग्राम को क्या करें बच्चों? कुछ इस प्रकार बना दें। मान लेते हैं कि हमारे पास में एसी सप्लाई यहां पे जो है तो जा रही है 240 वोल्ट। ओके, 240 वोल्ट और जो है तो फॉर एग्जाम्पल 5 एम्पियर, ठीक है। अब यहां पे जैसे हमारे पास में क्या होगी बच्चों? धारा प्रवाहित होगी इस कॉइल में, तो क्या होगा? सेल्फ, वहीं पे क्या होगा? सेल्फ इंडक्शन होगा। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग इस सप्लाई में जो है तो क्या करेंगे बच्चों? करंट प्रवाहित कराएंगे, तो इस कॉइल में करंट कट करेगी तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, अर्थात एक वहां पे क्या बनेगा बच्चों? सबसे पहले फ्लक्स बनेगा। और वो जो फ्लक्स बनेगा बच्चों कहां पर बनता है? हमेशा कॉइल के चारों तरफ बनता है। ओके, अब मैं क्या करूं कि इसके पास में एक मैं और कॉइल लगा दूं। क्या करूं बच्चों? इसके पास में मैं एक और कॉइल लगा दूं। ओके, इसके पास में मैं एक क्या करूं? एक कॉइल और लगा दूं। और उस कॉइल में मैं कुछ भी नहीं जोड़ रहा हूं, ना करंट दे रहा हूं और ना इस कॉइल से इसको टच कर रहा हूं। वो कॉइल क्या है? दूर है बच्चों, ठीक है। तो यहां पे होगा क्या कि जैसे इस कॉइल में फ्लक्स बनेगा, ओके, यहां पे फ्लक्स बनेगा बच्चों कॉइल के चारों तरफ, तो फ्लक्स क्या करेगा? जब उसके पास में कोई डिस्चार्ज, या हम कह सकते हैं कि जब उसके पास में कोई अनचार्ज बॉडी रखी जाएगी, अनचार्ज कोई कंडक्टर रखा जाएगा या कॉइल रखी जाएगी, तो फ्लक्स क्या करेगा बच्चों? इससे लिंक हो करके क्या करेगा बच्चों? उस कॉइल में प्रवाहित होने लगेगा। और जब इस कॉइल में फ्लक्स प्रवाहित होगा बच्चों, तो क्या होगा? इसमें Φ2 जनरेट जाएगी, अर्थात फ्लक्स नया बन जाएगा। और उस फ्लक्स के कारण क्या होगा बच्चों? इसमें हमें एक वोल्टेज देखने को मिल जाता है, जो कि ये क्या कहता है बच्चों? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमने देखा कि ये सेल्फ इंडक्शन हो गया बच्चों, और ये क्या हो गया हमारा? म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। और इस चीज को आप लोग को समझना है, यही सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है बच्चों? ये सेल्फ इंडक्शन हो गया और ये हो गया बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल का मतलब होता है ये अन्योन्य प्रेरण हो गया बच्चों, और ये जो है तो, है ना, ये जो है तो सेल्फ इंडक्शन पे काम करता है, अन्योन्य प्रेरण पे काम करता है। और ये जो है तो म्यूचुअली, अर्थात दो कॉइल के बीच में जो है तो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ओके, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है बच्चों, वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो जो है तो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके बच्चों, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन कहला जाता है हमारा, ये सेल्फ इंडक्शन कहला जाता है। किसी एक कॉइल में, मैं आप लोग को बता दूं कि किसी एक कॉइल में जब हम धारा का प्रवाहित कराते हैं तो उस कॉइल में क्या होता है बच्चों? सबसे पहले फ्लक्स बनता है,
जैसे करंट जाती है उस कॉइल में तो सबसे पहले उस कॉइल में एक फ्लक्स बना देती है जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों सेल्फ इंडक्शन। वहां पे क्या होगा, एक नया जो है तो ईएमएफ जनरेट हो जाता है। वो पर्टिकुलर एक कॉइल की बात हो गई। अगर उसी कॉइल के पास में कोई ऐसी कॉइल रख दें जिसमें कुछ भी कनेक्ट ना हो तो क्या होगा, वो फ्लक्स लिंक करके सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगी और उसमें एक नया फ्लक्स बना देगी, जिसके कारण बच्चों हमें क्या मिलेगा, यहां पे भी एक वोल्टेज देखने को मिल जाता है। अब मैं आप लोग थोड़ा सा बता दूं ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है बच्चों, तो ये भी आप लोग देख लो। ट्रांसफार्मर की केस में क्या होता है, ये हमारी ट्रांसफार्मर की कोर बन गई। ओके, अब मैं अभी क्या है 2-4 मिनट जनरल चीजें आप लोग को पढ़ा रहा हूं, मैं चुंबक स्टार्ट करने वाला हूं, है ना, वेट करो थोड़ा सा। ये क्या हो गया बच्चों कि ये हमारे पास कॉइल हो गई प्राइमरी और ये हमारी कॉइल हो गई बच्चों क्या, सेकेंडरी। मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या हो गया बच्चों, हमने एसी सप्लाई दिया तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, V1 हम देंगे तो हमें क्या मिलेगा यहां पे, है ना, यहां पे क्या मिल जाएगा बच्चों, यहां पे हमें जो है तो V2 मिल जाएगा। अब होगा क्या कि जैसे हमने V1 दिया यहां पे, मान लो हमने जैसे सप्लाई यहां पे दिया तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले क्या होगा बच्चों, इसमें करंट प्रवाहित होगी और जैसे करंट प्रवाहित होगी तो बच्चों क्या होगा, जब इस कॉइल में प्रवाहित होगी, है ना, इस कॉइल में प्रवाहित होगी तो क्या होगा बच्चों, इस कॉइल को कट करेगी जब करंट, तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा बच्चों, यहां पे फ्लक्स बन जाएगा। सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों कि इसमें क्या होगा, एक फ्लक्स बन जाएगा, एक फ्लक्स का निर्माण हो जाएगा। जैसे फ्लक्स बनेगा बच्चों तो क्या करेगा वह फ्लक्स क्या करेगा कि इस कोर के माध्यम से क्या करेगा बच्चों, इस कोर के माध्यम से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो यहां पे φ1 बनेगा बच्चों, ये φ1 क्या करेगा, इस कोर के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा। सेकेंडरी वाइंडिंग बिल्कुल अलग है ना, करंट हम लोग किसमें दे रहे हैं, केवल प्राइमरी वाइंडिंग में, प्राथमिक कुंडली में, द्वितीय कुंडली आपस में जुड़ी नहीं है ना, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकली विद्युत रूप से अलग हैं। ओके, ये केवल किससे जुड़ रहे हैं बच्चों, चुंबकीय रूप से, मैग्नेट रूप से जुड़ रहे हैं, अर्थात ये जो फ्लक्स जो है वो मैग्नेट का काम कर रहा है। ये फ्लक्स क्या करता है बच्चों, कोर के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग में जाता है और जब सेकेंडरी वाइंडिंग को, इस कॉइल को कट करता है, इस कॉइल में प्रवाहित होता है तो बच्चों क्या होता है, यहाँ पे एक φ2 एक नया फ्लक्स बन जाता है और उस फ्लक्स के कारण क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे एक ईएमएफ बन जाता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अर्थात वोल्टेज का उत्पादन होता है, वोल्टेज जनरेट होता है, जिसके कारण हमें बच्चों यहाँ पे क्या मिल जाता है, यहाँ पे I2 मिल जाती है और यहाँ पे हमें वोल्टेज क्या मिल जाता है बच्चों, V2 मिल जाता है। ओके, तो ये ट्रांसफार्मर के केस में होता है। मैं ट्रांसफार्मर जब पढ़ाऊंगा तो बहुत डीपली पढ़ाने वाला हूं, बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, बहुत मजा आने वाला आप लोग को, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत मजा आने वाला पढ़ने में बच्चों। बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म होने के बाद हम लोग मशीन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मुझे जो है तो लगभग 4 से 5 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने ऑफलाइन क्लासेस बहुत सारी ली है, 4-5 साल मैंने कॉलेजों में पढ़ाया है। ओके, कोचिंग में मैंने पढ़ाया है, मेरी सेल्फ कोचिंग चली है ऑफलाइन, तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल पढ़ाने का। तो मैं आप लोग को टेक्निकल में ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, है ना, आपका पावर सिस्टम वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सारी चीजें मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, बहुत सारी चीजें अभी बाकी है। अभी तो हम लोगों ने शुरुआत किया है बेसिक इलेक्ट्रिकल से, तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। वहां पे होगा क्या बच्चों कि जैसे हम लोग देखते हैं ना कि एक हमारे पास में स्टेप अप होता है। ओके, एक स्टेप अप होता है ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये वोल्टेज के आधार पर होता है बच्चों। ओके, ये वोल्टेज के आधार पर होता है। तो होगा क्या, जब सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, फेरों की संख्याएं ज्यादा होंगी, तो क्या करेगा बच्चों, वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ा करके देगा। उसे हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यदि हम क्या कहें कि वोल्टेज क्या करें, हम यहां पे स्टेप डाउन करें, अर्थात V2 जब हमें कम मिलेगा तो क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन। उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि कॉइल की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। अभी इतनी सारी है ना, हो सकता है यहां पे कितनी हो जाए बच्चों, 2-3 कॉइल ही हो जाएं। ओके, तो यहां पे इस कंडीशन में क्या बनेगा बच्चों, यह ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन की तरफ काम करेगा, अर्थात वोल्टेज को कम करके देगा। उस कंडीशन में क्या होगा, जब स्टेप अप करेगा तो जो इसकी कुंडली होगी, उसकी जो तार होगी बच्चों क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पतली होगी। और जब ये स्टेप डाउन होगा तो इसकी तार जो होगी वो क्या होगी बच्चों, थिक होगी, मोटी होगी। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर ये जो हमारा कोर बना होता है बच्चों, किसका बना होता है, तो हम लोग बोलेंगे सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ओके, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। और हम क्या करते हैं बच्चों, उसको लैमिनेटेड भी करते हैं। क्या करते हैं, लैमिनेटेड भी करते हैं। तो ये जो कोर होता है सिलिकॉन स्टील का बना होता है और साथ में लैमिनेटेड होता है। क्यों करते हैं हम लैमिनेटेड, क्योंकि हमें एडी करंट लॉस को हम लोग को रिड्यूस करना होता है ना, अर्थात जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है, एडी करंट लॉस होता है, उनको हमें कम करना होता है बच्चों। इसलिए हम लोग क्या करते हैं,
कि कोर को हम लोग सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं और साथ में उसको लैमिनेटेड करके रखते हैं। तो बहुत मजा आने वाला है, आगे हम लोग मशीन पढ़ने वाले हैं, पावर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, है ना, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है तो हम लोग को देखने को मिलेगी। ये बेसिक चीजें थी इसलिए मैंने इसको समझा दिया है। अब हम लोग वापस से आते हैं चुंबक में बच्चों, और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में, चुंबकत्व के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है बच्चों। सेल्फ इंडक्शन किसी कॉइल में जब हम लोग करंट देते हैं तो करंट जाती है कहां पे, कॉइल में, और कॉइल को जब कट करती है, कॉइल में जब फ्लो होती है तो उसमें एक फ्लक्स बनता है। उस फ्लक्स के कारण बच्चों वहां पे क्या बनता है, एक ईएमएफ जनरेट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अगर उसी के पास में कोई कॉइल हम रख दें और अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज कॉइल रख दें जिसमें कोई भी धारा का कनेक्शन ना हो, तो क्या होगा, फ्लक्स लिंक होगा, और फ्लक्स लिंक होकर के बच्चों क्या करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करेगा और उसमें भी एक फ्लक्स नया बना देगा, जिसके कारण हमें सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज करंट मिल जाएगी। और किस रूप में मिलेगी बच्चों, हमने देख लिया है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो हमें मिलेगा वोल्टेज वो V2 और I2 मिलेगा। ये होता है बच्चों क्या, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, तो मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं बच्चों, इसमें जो क्लासेस रेगुलर होती हैं वो यूपीपीजीसीएल TG2 के लिए है, टेक्निकल हेल्पर के लिए है, मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए है ना, और मध्य प्रदेश बिजली विभाग के लिए है, या आपका जो है तो BHL हो गया, DMRC हो गया, DRDO हो गया। इन सारे जो है तो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यही क्लास रहेगी, सेम क्लास है। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, टेक्निकल सेम आता है बच्चों सभी का, और टेक्निकल के लिए जो है तो ये क्लास रखी गई है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों चुंबकत्व के बारे में। तो अब हम लोग चुंबक पढ़ लेते हैं, है ना। आई थिंक हम लोग को समझ में आ गया होगा चुंबक कैसे काम करता है। तो चुंबक एक क्या होता है बच्चों, फ्लक्स का रूप होता है ना, फ्लक्स होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट कहते हैं। चुंबक को हम लोग बताएंगे कि चुंबक कैसे कैसे काम करता है। फिलहाल मैं क्या करता हूं कि एक डायग्राम बना लेता हूं। ओके, तो होता क्या है बच्चों, जो चुंबक होता है वो कैसे काम करता है, इस चीज को आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा। जो चुंबक होता है वो कैसे काम करता है, तो होता क्या है बच्चों, ये हमारे पास में क्या होता है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक चुंबक हो गया। अब हम लोग चुंबक स्टार्ट कर दिए हैं, तो यहां पे हम लोग देखेंगे एक N हो गया और यहां पे क्या हो गया बच्चों, S हो गया। ठीक है, N और S, नॉर्थ और साउथ हमारे पास दो पोल हो गए, और इस नॉर्थ और साउथ से क्या होगा बच्चों, फ्लक्स का निर्माण होगा। और फ्लक्स कैसे बनेगी उस चीज को हम लोग समझेंगे विद डायग्राम के साथ में। तो होगा क्या बच्चों कि नॉर्थ से हमेशा क्या करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, है ना। नॉर्थ से क्या करती है बच्चों, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, और वो कहां तक जाती हैं, साउथ तक जाती हैं। ठीक है, तो कहां तक जाती है बच्चों, वो साउथ तक जाती हैं। हम लोग बना लेते हैं, नॉर्थ से निकल करके हमारी चुंबक कहां गई, है ना, चुंबकीय फ्लक्स कहां गई बच्चों, साउथ तक गई। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, है ना, ये हमने जो है तो एक और बना लिया बच्चों, ये बन गया, ये हमारी जो है चुंबकीय फ्लक्स हैं। ओके, ये सारी हमारी चुंबकीय फ्लक्स हैं बच्चों। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी फ्लक्स निकल करके जा रही है ना, वो कहां से कहां जा रही है बच्चों, वो N से S की ओर जा रही है। मैं इसके डायरेक्शन को आप लोगों को बता दूं, इसका जो डायरेक्शन है कहां है, वो N से S की ओर है। और जब N से निकल करके S की ओर जाती हैं तो बच्चों क्या करती हैं, वो अंदर से फिर S से N की ओर भी आती हैं। ओके, S से N की ओर आती हैं, तो कुल मिला के इनका जो डायरेक्शन बनता है वो N से निकल करके S तक जाती हैं, और S से अंदर से फिर वापस से आती हैं और N तक पहुंच जाती हैं। तो ये हो गया हमारा क्या बच्चों, एक डायग्राम मैग्नेटिज्म अर्थात चुंबक को समझने के लिए। ये क्या होती है बच्चों, तो हम लोग इनको क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। ओके, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और हमारे पास में NS पोल हो गया। ठीक है, हम लोग जो है तो इस प्रकार से इसको दर्शा देते हैं। और भी इसमें बहुत सारी मैग्नेट हो सकती हैं, है ना, इसमें जो है तो और भी बहुत सारी जो है तो चुंबकीय बल रेखाएं निकल सकती हैं इस प्रकार से, है ना। ये इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, और आने के लिए भी बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं जो है तो आती रहेंगी। वो तो मैंने डायग्राम आप लोग को समझने के लिए बता दिया था, है ना। ऐसी और भी बहुत सारी जो है तो चुंबकीय फ्लक्स हमारी निकल रही हैं, आ जा रही हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसका काम क्या होता है बच्चों। तो होता क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, जब चुंबक को देखेंगे तो बच्चों मान लो हमारे पास में क्या है, एक ये चुंबक हो गया। ठीक है, एक ये चुंबक हो गया N, एक हो गया हमारे पास में यहां पे चुंबक बच्चों क्या S।
ठीक है। अब होगा क्या कि जब दो पोल होते हैं और दो पोल में बच्चों क्या होता है, एक N होता है एक S होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों कि ये दूसरे एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, ये दूसरे क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब क्या बोलेंगे हम लोग इसको कि आकर्षित करते हैं। ओके, ये दो एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं। यदि हम यहीं पे क्या करें, यदि हम यहीं पे क्या करें बच्चों कि दो हमारे पास चुंबक हो गए, एक क्या हो गया N हो गया है ना, और एक जो है तो क्या हो गया बच्चों S हो गया। अब ये क्या करेंगे है ना, सॉरी यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि N हो गया और यहां पे भी क्या ले लें हम लोग N ले लें, मतलब दो हमारे पास में क्या हो जाए, सेम पोल हो जाए, तो क्या करेंगे वो फिर क्या करेंगे बच्चों, प्रतिकर्षित करेंगे है ना, अर्थात उसमें एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं, वो एक दूसरे को जो है तो दूर भगाते हैं, दूर धक्का देते हैं। ठीक है, अब चाहे वो NN हो या चाहे वो क्या हो बच्चों, चाहे वो क्या हो SS हो, वो सेम क्या काम करेंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट कि हमारे पास में ये जो चुंबक है बच्चों विद्युत वाला चुंबक है ना, कोई जो रेडियो में जो फिजिकली जो हम चुंबक देखते हैं वो चुंबक नहीं है। ये चुंबक क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड का चुंबक है, जो कि क्या करता है बच्चों, किसी भी कॉइल में जब बनता है तो अगर वहां पे NS पोल बन रहा है तो क्या करेगा, आपस में एक दूसरे को खींचेगा, आकर्षित करेगा, और अगर NN बनेगा पोल या SS बनेगा तो क्या करेंगे बच्चों, दोनों प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये हो गया हमारा पोल बच्चों। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इसकी थ्योरी के बारे में। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती हैं। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय फ्लक्स है ना, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जो हमारे पास में आप लोग देख रहे होंगे ना, ये जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं वही क्या कहलाती हैं बच्चों, फ्लक्स कहलाती हैं। यही क्या कहलाती हैं, फ्लक्स कहलाती हैं। ओके, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों कि एक चुंबकीय बल रेखाएं बराबर कितना होता है। हम लोग ये पॉइंट को देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं बच्चों, तो इसको आप लोग को सीरियसली पढ़ना है। ओके, हम लोग देखेंगे कि एक चुंबकीय बल रेखाएं, एक चुंबकीय बल रेखाएं बराबर एक क्या होता है बच्चों, एक मैक्सवेल होता है। कितना होता है, एक मैक्सवेल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग को याद रखना है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि एक मैक्सवेल कितना होता है। हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि एक मैक्सवेल बराबर कितना होता है। हम लोग बोलेंगे कि एक मैक्सवेल बराबर कितना होता है बच्चों, एक वेबर होता है। जो वेबर होता है बच्चों वो किसकी यूनिट होती है, चुंबक की यूनिट होती है, या चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट होती है। हम लोग बोल सकते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है बच्चों, फ्लक्स जो होता है चुंबकीय फ्लक्स, इसकी जो इकाई होती है क्या होती है बच्चों, वेबर होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है ना। ये पॉइंट आ गया कि चुंबकीय फ्लक्स, एग्जाम में पूछ लेता है कि चुंबकीय, क्या पूछ लेता है बच्चों एग्जाम में कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई बताइए, तो आप लोग क्या बताएंगे, क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है। क्या होती है बच्चों, तो हम लोग आंसर में क्या रखेंगे, वेबर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चुंबकीय जो हमारे पास बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय फ्लक्स जो होती हैं, उनकी जो इकाई होती है बच्चों वेबर होती है। ओके, क्या होती है, वेबर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट था बच्चों ये। अब हम लोग देख लें कि एक वेबर बराबर कितना होता है बच्चों, ये भी हम लोग को जानना जरूरी है। जैसे हमने देखा एक चुंबकीय बल रेखाएं बराबर एक मैक्सवेल होता है, एक मैक्सवेल बराबर कितना होता है बच्चों, एक वेबर होता है। तब हम लोग देख लेते हैं कि एक वेबर जो हमारे पास में चुंबकीय फ्लक्स है, तो एक है ना, एक
एक बेवर फ्लक्स में, ओके, एक बेवर फ्लक्स में, अब मैं इसको फ्लक्स को इंग्लिश में लिख देता हूं, है ना, बार बार हिंदी में नहीं लिखता। एक बेवर फ्लक्स में, एक बेवर फ्लक्स में क्या होता है बच्चों, 10⁸ रेखाएं होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर मैं अभी तक बोलूं सारी चीज जितनी मैंने पढ़ाया है ना, उनमें से जो ये पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है हमेशा पूछा जाता है, वेबर में लिखेंगे आप। और एक वेबर फ्लक्स में कितने रेखाएं होती हैं, तो बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, 10⁸ अर्थात एक वेबर का अगर हमारे पास फ्लक्स होगा ना, तो ये जो रेखाएं निकल रही है ना, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है कितनी होंगी, 10⁸, मतलब कितना, है ना, मतलब कितना बच्चों, मतलब कितना, 10 के बाद जो है ना कितने जीरो लगा दो आप लोग, 8 जीरो लगा लो, 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 मतलब 1 करोड़ के आसपास में जो है तो क्या होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, तब वो एक वेबर कहलाएंगी, है ना। तो याद रखना कि कितना होता है बच्चों, एक वेबर फ्लक्स बराबर क्या होता है, 10⁸ रेखाएं होती हैं। तो ये रहा हमारा बच्चों फ्लक्स। फ्लक्स क्या कहता है, फ्लक्स कैसे बनता है, हमने देख लिया बच्चों। जब भी किसी क्या करते हैं, जब भी किसी कॉइल में, है ना, जब भी किसी क्या करते हैं बच्चों, कॉइल में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फ्लक्स जो है तो जब भी किसी कॉइल में वोल्टेज देते हैं, जब उसमें करंट प्रवाहित होती है, तो इस कॉइल का रूल क्या होता है बच्चों कि किसी भी कॉइल में जब हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो कॉइल का गुण होता है ना, उस कॉइल का गुण होता है कि करंट के फ्लो का अपोज करना, है ना, उसको विरोध करना, उसको रोकने की कोशिश करना। वो रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन रोक नहीं पाता है, बल्कि उसके समय में क्या करता है बच्चों, परिवर्तन कर देता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं, है ना, कि d∅dt, है ना, होता क्या है कि हम लोग यहां पे क्या पढ़ेंगे कि di/dt बोलेंगे कि करंट के मान में क्या हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में करंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। उसके कारण क्या होगा बच्चों, यहां पे एक नया फ्लक्स बनेगा, उसे हम लोग बोलेंगे फाई, और इस फ्लक्स के कारण क्या होगा बच्चों, वहां पे चुंबक बन जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, चुंबकत्व। ओके, तो हम लोग आज के बाद इस चीज को याद रखेंगे कि किसी भी कॉइल में जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है बच्चों, वहां पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, और उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों चुंबक। चुंबक जो होता है बच्चों NS हो सकता है ना, NN हो सकता है, SS हो सकता है। अगर वो NS है तो आकर्षित करेगा, और एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे को पास में खींचेंगे। अगर वो NN है तब एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, और अगर SS है तब भी वो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर ढकेलेंगे, दूर धक्का देंगे। अब मैं बोलूंगा, है ना, मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं कि जब वो NS होते हैं तो वो अपने ओर जब आकर्षित करते हैं, खींचते हैं अपने ओर, तो उनमें कितना बल लगता है वो मैं बताऊंगा, है ना। और जब वो प्रतिकर्षित करते हैं तो उसमें कितना बल लगता है बच्चों, ये सारी चीजें मैं डीपली आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग को मेंशन करना है अपनी नोट्स में नोट डाउन करना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ALP के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, DMRC के लिए, DRDO के लिए, है ना, आपका जो है तो UP PGCL TG2 MPTO, है ना, जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप बच्चे कर रहे हैं, ITI वाले ये हों या डिप्लोमा वाले हों, उन सभी के लिए यह क्लास जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट आज की रहने वाली है। हम लोग देखेंगे बच्चों अब कूलाम का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है बच्चों, इसको हम लोग देख लेते हैं। कूलाम क्या कहता है बच्चों कि, है ना, उसका नियम क्या कहता है बच्चों कि समान ध्रुव के माध्यम से, है ना, समान ध्रुव के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण तथा विपरीत मतलब आकर्षण ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कूलाम का नियम कहते हैं। हम लोग दूसरी प्रकार समझ लेते हैं, क्या बच्चों समझेंगे कि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन ध्रुवों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कूलाम का नियम बोलते हैं। ध्रुव मतलब होता है बच्चों पोल, और ध्रुवता मतलब होता है पोलैरिटी। तो सबसे पहले मैं इसकी डिफिनेशन लिख लेता हूं, इसकी परिभाषा लिख देता हूं। क्या कहता है, दो चुंबकीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं, लिखवा रहा हूं, आप लोग को लिखना है। दो चुंबकीय ध्रुवों का मतलब होता है बच्चों पोल, है ना, पोल, ध्रुवों के मध्य
मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन ध्रुवों के परिणाम के गुणनफल, उन दोनों है ना, उन ध्रुवों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है बच्चों क्या, आपका जो है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, मैं फिर से पढ़ देता हूं, अगर राइटिंग समझ में नहीं आए कहीं पे तो क्या कह रहा है, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन ध्रुवों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ओम का नियम कहते हैं। इसे ओम का नियम कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। ओके, ओम का नियम किसने बनाया था, ओम नामक वैज्ञानिक ने जो है तो ओम के नियम की खोज की थी, है ना। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने एक परिभाषित इसको किया था कि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल एवं प्रतिकर्षण बल उन ध्रुवों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उसके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो देखा था, हमारे पास में क्या है, हमारे पास में क्या है बच्चों, हमारे पास में क्या है, अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ आप लोग को। N हो गया, S हो गया, ये एक पोल हो गया। ओके, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बच्चों क्या, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं N और S। ये क्या करेंगे, मैंने आप लोग को पहले बता दिया है, ये आपस में क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी क्या है, यस है, यहाँ पे N है। ओके, अब मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे अगर क्या हमारे पास रख दिया जाए, यहाँ पे N है, यहाँ पे S है, वो सेम है, लेकिन बच्चों क्या चेंज होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, यहां पे हम लोग क्या कर दें, यस और यन रख दें, तो ये फिर क्या करेगा पोल बच्चों, यह प्रतिकर्षण अर्थात क्या करेगा, है ना, ये आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, वो डिफ्लेक्ट करेगा या हमसे दूर भगाएगा, प्रतिकर्षित करता है। ओके, तो ये आकर्षित करता है और ये क्या करता है बच्चों, प्रतिकर्षित करता है। यही ओम का नियम सिद्ध करके बताया है। ओम के नियम ने क्या बोला है कि जब दो समान पोल होंगे, NS और NS होंगे, आपस में N और S होंगे, तो ये आकर्षित करेगा। अगर सेम पोलैरिटी होगी, SS होगा या NN होगा, तो क्या करेंगे बच्चों, वो प्रतिकर्षित करेंगे, अपने से दूर भगाएंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ओम का नियम। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। तो क्या कहता है बच्चों ओम का नियम कि हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास में कोई द्रव्यमान है ना, हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि दो द्रव्यमान ले लेते हैं। ओके, हम लोग क्या करते हैं कि दो द्रव्यमान ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, M1 ले लिया, M2 ले लिया। ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों कि इसकी डिस्टेंस हमने D से दर्शा दिया कि इसकी जो डिस्टेंस है, जो इसकी दूरी है, वो क्या है बच्चों, D है। ओके, M1 और M2 जो द्रव्यमान है, दो द्रव्यमान है और उसकी डिस्टेंस क्या है बच्चों, D है। तो अब हम लोग फॉर्मूला यहां से क्या बनाएंगे, यहां से फॉर्मूला क्या निकल करके आएगा बच्चों, F बराबर, ओके, F प्रोपोर्शनल क्या बनेगा, पहले तो M1 M2 बनेगा,
अपान क्या बचेगा, बनेगा बच्चों डी स्क्वायर। ठीक है, क्या कहता है कि एफ प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपान डी का वर्ग। ये बन जाएगा हमारा क्या बच्चों, ये हमारा बन जाएगा फोर्स का जो है तो सूत्र हो जाएगा, और इसकी जो इकाई होगी क्या होगी बच्चों, न्यूटन में। बहुत इंपॉर्टेंट। अब जब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये समानुपात को हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, F बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपान क्या लिख सकते हैं, म्यू जीरो, और म्यू जो है तो म्यू जीरो म्यू आर इंटू क्या लिख सकते हैं बच्चों, m1 m2 अपान डी स्क्वायर। ठीक है, इसकी भी इकाई क्या होगी बच्चों, न्यूटन होगी। क्या होगी, न्यूटन होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूले को आप लोग को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया बच्चों, है ना। हम लोगों ने देखा कि किसी भी दो द्रव्यमान के बीच में, है ना, दो द्रव्यमानों के बीच में हमने क्या किया, एक m1 रख दिया, एक m2 रख दिया, दो द्रव्यमान रख दिया, उनके बीच की दूरी हमने d दर्शा दी। तो क्या कह रहा है कि जो d जो डिस्टेंस होता है वो वर्ग जो है तो क्या होता है, स्क्वायर के फॉर्म में होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान डी स्क्वायर होगा, और इसकी जो यूनिट होगी क्या बच्चों होगी, न्यूटन में लिखी जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो यहां में हम लोग देख लेते हैं, जो म्यू जीरो है बच्चों वो क्या है, म्यू जीरो क्या है बच्चों, वायु का, है ना, वायु या निर्वात, है ना, वायु या निर्वात बोल सकते हैं, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होती है, निरपेक्ष चुंबकशीलता, निरपेक्ष चुंबक शीलता होती है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे चुंबक पढ़ रहे हैं, विद्युत वाला नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, म्यू जीरो जो होगा वायु या निर्वात, इन दोनों का जो क्या होता है बच्चों, निरपेक्ष चुंबकशीलता होता है। यही में हम लोग बात करें बच्चों, यही में हम लोग बात करें बच्चों, अब हम लोग बोलेंगे कि जो वायु और निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है, निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है, वो कितनी होती है बच्चों, वो कितनी होती है, 4 पाई, ये कोई नहीं बताएगा आप लोग को, है ना, 4 पाई मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस कितनी होती है बच्चों, 7, और ये होती क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, हेनरी, है ना, हेनरी प्रति मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत लेटेस्ट है, बहुत मस्त है, इसको आप लोग क्या करना है, नोट डाउन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा पूछा जाता है कि वायु या है ना, निर्वात मतलब होता है बच्चों वैक्यूम, जहां पे कुछ भी ना हो, हवा पानी कुछ भी ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, निर्वात। तो वायु और निर्वात का जो निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है, उसका जो मान होता है बच्चों 4 पाई मल्टीप्लाई 7 की पावर माइनस कितना होता है, 7 हेनरी होती है। ओके, 4 पाई है ना, 4 पाई मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 7 हेनरी प्रति मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि निरपेक्ष चुंबकशीलता की क्या होती है बच्चों, यूनिट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाई का मान कितना होता है बच्चों, 3.47 होता है, या 22/7 होता है। इसका मल्टीप्लाई करके आप लोग एग्जैक्ट मान भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं म्यू आर क्या होता है। ओके, तो म्यू आर क्या होता है बच्चों, म्यू आर जो होता है वो आपेक्षित, क्या, आपेक्षिक चुंबकशीलता होता है, चुंबकशीलता होता है या होती है। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, है ना, तो इसमें जो है तो हम लोग बोलेंगे एयर, मतलब हवा की, जो वायु की जो होती है अपेक्षित, है ना, अपेक्षिक चुंबकशीलता एयर की जो होती है कितनी होती है बच्चों, कितनी होती है ना, जो म्यू आर होता है हवा का वो कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, ये हमेशा आप लोग को एग्जाम में देखना है। और इसकी जो यूनिट होती है वो कुछ नहीं होती है, ये क्या होता है बच्चों, यूनिट लेस होता है। ओके, यूनिट लेस होता है, मतलब इसकी कोई इकाई नहीं होती है। आपेक्षिक चुंबकशीलता की कोई इकाई नहीं होती है, लेकिन निरपेक्ष चुंबकशीलता की इकाई क्या होती है बच्चों, हेनरी प्रति मीटर या हेनरी बटे मीटर होता है। इसमें हवा की जो वैल्यू होती है वो 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर होता है, और इसमें हवा का जो एयर का जो मान होता है वो क्या होता है, जो म्यू आर होता है वो 1 होता है, म्यू जीरो कितना होता है बच्चों, इतना होता है। ये आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इकाई इसकी पूछता है तो हम बताना पड़ेगा हमें इसकी कोई इकाई नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
अब मैं थोड़ा सा इसकी थ्योरी पढ़ के आप लोगों को बता दूं। यदि दो समान चुंबकीय ध्रुव वायु के माध्यम से है ना, वायु के माध्यम से एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखने से एक दूसरे को 6200 है ना, सॉरी 62,800 न्यूटन मीटर के, है ना, 62,800 न्यूटन के बल से क्या करते हैं बच्चों, प्रतिकर्षित करते हैं या आकर्षित करते हैं, तो वे चुंबकीय ध्रुव 1 वेबर के ध्रुव होते हैं। अब मैं यहां पे उस चीज को लिखवा देता हूं। क्या कह रहा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस पॉइंट को जरूर लिखवाऊंगा। क्या कह रहा है कि यदि दो समान चुंबक वायु में, है ना, वायु के मतलब जो हवा होती है ना, वायु माध्यम में ओके, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, कितना, 1 मीटर की दूरी पर, है ना, 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर अगर दोनों पोल रखे हुए हैं, 1 मीटर की दूरी पर है ना, एक दूसरे के 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उसमें लगने वाला बल या लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, है ना, दोनों लिख सकते हो आप लोग, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल 62,800 न्यूटन, क्योंकि बल की इकाई क्या होती है बच्चों, न्यूटन, है ना, के बल से क्या करेगा बच्चों, उसमें उसको आकर्षित और प्रतिकर्षित करेगा। तो उस चुंबकीय ध्रुव में 1 वेबर की, क्या, 1 वेबर की, है ना, 1 वेबर के ध्रुव होंगे, मतलब 1 वेबर के क्या होंगे बच्चों, वहां पे पोल होंगे, ठीक है। क्या कह रहा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि दो समान चुंबक जैसे ये है ना, ये जो है या ये है, ये क्या करेंगे बच्चों कि ये अगर इनकी दूरी में क्या करूं, है ना, ये दोनों समान चुंबक है और इसकी जो दूरी रख दूं, ये दोनों को हवा में क्या कर दूं, 1 मीटर की दूरी पर रख दूं, है ना, 1 मीटर की दूरी पर रख दूं बच्चों, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे कितने न्यूटन बल से, वो 62,800 न्यूटन जो है, तो न्यूटन के बल से क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। सेम यहां पे ये दोनों क्या है, प्रतिकर्षित करेंगे, अलग अलग हैं तब भी, है ना, सेम हो, आकर्षण बल लग रहा हो या प्रतिकर्षण बल लग रहा हो, अगर उन दोनों को हवा में हम 1 मीटर की दूरी पर रखें तो क्या करेंगे बच्चों, ये 62,800 न्यूटन के बल से एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, दूर भगाएंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हम लोग को समझना है और अपने नोट पॉइंट में इसको लिखना है। ओके बच्चों, तो ये रहा आज का कूलाम का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमने अभी तक 2 चीज देख लिया, चुंबक कैसे बनता है ना, चुंबकीय फ्लक्स क्या होती हैं, और हमने देख लिया बच्चों कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है, 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन ध्रुवों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उसके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ओम का नियम बोलते हैं। ओम का नियम क्या कहा है, ओम का नियम ने क्या प्रूफ किया है, उसने प्रूफ किया है बच्चों कि जब हमारे पास में NS और NS मतलब सेम हमारे पास में पोल होंगे तो आकर्षण करेगा, और यदि वो अलग अलग पोल होंगे, सॉरी यहाँ पे NS होंगे, अलग अलग जब पोल होंगे तो आकर्षित करेंगे, और जब वो सेम पोल होंगे, SS पोल होंगे या NN पोल होंगे तो क्या करेंगे, वो प्रतिकर्षण करेंगे। और ये क्या बोल रहा है कि हवा में अगर हम 2 पोल को रख दें, अगर वो सेम होंगे तो आकर्षित करेंगे, लेकिन 1 मीटर की दूरी पर जब हम रखेंगे तो वो 62,800 न्यूटन बल के अनुभव से क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। सेम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, प्रतिकर्षित करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता कितनी होती है बच्चों, हम लोग मान देखेंगे, 4
4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर होता है। ये किसका होता है बच्चों? हवा निर्वात का निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है। लेकिन वहीं पे हम बात करें अपेक्षित, है ना, अपेक्षित चुंबकशीलता की हम बात करेंगे तो इसका जो हवा का अपेक्षित चुंबकशीलता होती है बच्चों 1 होती है और इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ये यूनिट लेस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बल का फार्मूला हमारा निकल करके आया बच्चों, दो द्रव्यमानों के बीच में डिस्टेंस जो होती है दूरी हमने d दर्शा दिया, तो जो यहां पे फार्मूला निकल करके आएगा F प्रोपोर्शनल m1 m2 डिवाइडेड बाई d का वर्ग हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनल हम लोग हटाएंगे तो क्या बचे लिखेंगे 1 अपान जो है क्या लिखेंगे निरपेक्षिक चुंबकशीलता और आपेक्षिक चुंबकशीलता मल्टीप्लाई m1 m2 अपान, है ना, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे d का वर्ग कर देंगे। इसका जो यूनिट होगी वो क्या होगी बच्चों न्यूटन में होगी। तो ये बल का सूत्र हो गया। आज हमने पढ़ लिया बच्चों कूलाम का नियम को। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं आज, है ना, चुंबकशीलता क्या होती है। ओके, परमेबिलिटी हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? परमेबिलिटी, है ना। ओके, परमेबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चुंबकशीलता। तो चुंबकशीलता क्या होती है बच्चों ये फटाफट देख लेते हैं। ओके, चुंबकशीलता इंग्लिश में क्या लिखेंगे? परमियाबिलिटी। ओके, परमियाबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको भी मैं आज आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे बच्चों, इसके बाद हम लोग देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आने वाला है। आज तो मैं सारी चीजें जो है तो पढ़ाऊंगा, है ना, काफी कुछ आज पढ़ाने वाला हूं। भले क्लास थोड़ी लंबी हो जाए पर आज आप लोग को मैं चुंबकशीलता भी पढ़ाऊंगा और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी पढ़ाऊंगा। ओके, तो इसका परिभाषा हम सबसे पहले देख लेते हैं कि परमेबिलिटी क्या होती है बच्चों। तो परमेबिलिटी क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है बच्चों? तो किसी पदार्थ का स्वयं से किसी पदार्थ का स्वयं से चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होने देने का गुण उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? चुंबकशीलता कहलाती है। अब मैं आप लोग को बता दूं थोड़ा सा, है ना, इसको समझो। चुंबकशीलता क्या होती है, परमेबिलिटी क्या होती है? जैसे हमने क्या देखा था बच्चों, हमारे पास में हमने क्या देखा था, एक हमने R देखा था और एक हमने क्या देखा था बच्चों, हमने एक देखा था G देखा था। ओके, हमने क्या देखा था बच्चों? G देखा था। ठीक है, R मतलब होता है बच्चों रेजिस्टेंस, ये मैं अलग से पढ़ा रहा हूं समझाने के लिए, है ना, ये हमने पहले क्लास में पढ़ लिया है, प्रतिरोध। और G क्या होता है बच्चों? G क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। ठीक है, कंडक्टेंस होता है। अब क्या करेंगे दोनों बच्चों, अगर मैं क्या करूंगा इसमें धारा का प्रवाहित कराऊंगा तो ये क्या करेगा बच्चों? विरोध करेगा। ये क्या करेगा? विरोध करेगा, मतलब अपने से धारा का प्रवाहित नहीं होने देगा। लेकिन वहीं पे क्या होगा? वहीं पे कंडक्टेंस होता है बच्चों, G जो होता है ना, ये क्या करेगा? अपने से करंट को फ्लो होने देगा बच्चों, अलाउ करेगा, है ना, और ये नहीं जाने देता है, ये रोकता है, ड्रॉप कराता है। ओके, तो सेम क्या होता है बच्चों? चुंबकशीलता का मतलब होता है कि ऐसा कोई पदार्थ, है ना, किसी पदार्थ का स्वयं का जो गुण होता है ना, किसी पदार्थ का स्वयं से चुंबकीय फ्लक्स को प्रवाहित होने देने का गुण उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहलाती है। अर्थात कि जिसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी बच्चों उसमें से फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा प्रवाहित होगी। हम लोग इसलिए क्या करते हैं कि सिलिकॉन स्टील का हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों? कोर बनाते हैं, क्योंकि उसकी चुंबकशीलता अच्छी होती है, उसकी परमेबिलिटी अच्छी होती है। हमने एग्जांपल में देख लिया, अगर हम धारा की बात करें
तो किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में जब धारा का प्रवाह होता है, उसमें अगर प्रतिरोध है तो क्या करेगा, वो प्रवाहित नहीं होने देता है। लेकिन वहीं पे कंडक्टेंस क्या करता है बच्चों, संवहन क्या करता है, अपने इस धारा को फ्लो होने देता है, अलाउ करता है। वैसे ही ऐसा कोई मटेरियल, ऐसा कोई पदार्थ जिससे आसानी से फ्लक्स लिंक कर रही है, आसानी से फ्लक्स का प्रवाह हो रहा है, उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहलाएगी। अर्थात वह पदार्थ अच्छा चुंबकशीलता वाला है, हाई परमेबिलिटी वाला है। तो क्या कह रहा है, किसी पदार्थ का स्वयं से चुंबकीय फ्लक्स को, चुंबकीय फ्लक्स मतलब क्या होता है बच्चों, फाई, इसको आसानी से क्या करे, प्रवाहित होने देने का गुण हो, जिसमें आसानी से फ्लक्स प्रवाहित हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, चुंबकशीलता कहते हैं। ओके, यदि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता ज्यादा होती है तो उससे चुंबकीय फ्लक्स आसानी से क्या हो जाती है बच्चों, प्रवाहित हो जाती है। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसका सूत्र क्या होता है। तो ये तो मैंने समझने के लिए बता दिया था ना, इसको मैंने समझाने के लिए आप लोगों को बता दिया था, मेन इतना अभी हमने देखा है इसमें। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि है ना, एक पॉइंट लिख लेते हैं, एक पॉइंट लिख लेते हैं। क्या कहता है कि यदि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता ओके, चुंबकशीलता ज्यादा होती है तो उसमें, तो है ना, तो उसमें फ्लक्स यानी फाई आसानी से प्रवाहित होती है, आसानी से प्रवाहित होती है। ओके बच्चों, जिसकी चुंबकशीलता ज्यादा होगी वह आसानी से क्या करेगा, उसको प्रवाहित कर देगा। ओके, इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, ये देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। हम लोग देखेंगे म्यू आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू अपान म्यू जीरो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका फॉर्मूला होता है किसका, चुंबकशीलता का सूत्र होता है। ठीक है, ये चुंबकशीलता का क्या है बच्चों, सूत्र है। ठीक है, अब मैं इसकी यूनिट बताऊंगा। तो यूनिट कहां पे होती है, कहां पे नहीं होती है। तो जो म्यू जीरो होता है बच्चों, जो म्यू जीरो होता है वो क्या होता है कि वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है, जिसकी हमने यूनिट देखा था क्या, हेनरी प्रति मीटर। ओके, फिर हम लोग देखेंगे म्यू क्या होता है बच्चों, तो म्यू जो होता है माध्यम की, है ना, क्या होता है, माध्यम की, उस टाइम में इसको नहीं लिखे थे तो यहां पे लिख लेते हैं, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। ओके, विद्युतशीलता। ठीक है, ऊपर वाले की हमने लिख लिया था वहां पे। तो इसकी भी यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी भी यूनिट क्या होती है कि हेनरी प्रति मीटर होगी। इसकी भी यूनिट क्या होगी बच्चों, हेनरी प्रति मीटर होती है। लेकिन जो हमारे पास में क्या होता है ना, जो हमारे पास में क्या होता है बच्चों, जो हमारे पास में जो है क्या होता है, म्यू आर होता है, इसकी जो है तो यूनिट नहीं होती है। ये क्या होता है बच्चों, यूनिट लेस होता है। इस चीज को आप लोग को याद रखना है। ओके, इसकी जो है तो कोई इकाई नहीं होती है। अब मैं कुछ मान लिखवा रहा हूं आप लोग को, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है बच्चों, डायरेक्टली असिस्टेंट लोको पायलट में आ चुका है ना, यूपी पीजीसीएल टीजी2 में आ चुका है, एमपी आईटीआई टीओ का जो 2016 का पेपर हुआ था उसमें भी आ चुका है। इस मान को आप लोग को याद रखना है कि जो हवा की चुंबकशीलता होती है, हवा मतलब वायु, ओके, वायु की क्या बच्चों, वायु की चुंबकशीलता, वायु की चुंबकशीलता कितनी होती है, तो वायु की जो चुंबकशीलता होती है बच्चों क्या होती है, हमेशा एक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आ चुका है और फिर से आएगा, मैं वादा करता हूं। इसको आप लोगों को पढ़ के जाना है, किसी न किसी सेट में ये पेपर में जो है तो आना ही है। ओके, सेकंड क्या कहता है बच्चों, सॉफ्ट आयरन की, है ना, क्या कहता है, सॉफ्ट आयरन, है ना, जो है तो कठोर, एक जो है तो कठोर लोहा होता है, एक सॉफ्ट लोहा होता है। तो सॉफ्ट आयरन की चुंबकशीलता कितनी होती है, ये देख लेते हैं। चुंबकशीलता
तो बच्चों सॉफ्ट आयरन की जो चुंबकशीलता होती है वो होती है 8000। ओके, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है बच्चों, निकिल आयरन या एलॉय, क्या किसका 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 बच्चों, निकिल। ओके, हम लोग हिंदी में लिख लेते हैं निकिल, निकिल आयरन और एलॉय, है ना, एलॉय। इन तीनों को जो चुंबकशीलता होती है बच्चों कितनी होती है, 50,000 के आसपास में होती है। 500, 5000, 50,000 के आसपास में होती है। वायु की चुंबकशीलता 1 होती है, जबकि सॉफ्ट आयरन की क्या होती है बच्चों, चुंबकशीलता बहुत ज्यादा होती है, 8000 के आसपास में होती है। अतः हम लोग इसका कंक्लूजन देखें तो अतः यह स्वयं से चुंबकीय फ्लक्स को आसानी से प्रवाहित करता है, इसलिए विद्युत मशीन में आयरन की कोर बनाई जाती है। जो हमारे पास में है ना, जो विद्युत मशीनों में जैसे मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, है ना, जो उनकी कोर बनाई जाती है बच्चों, किसकी बनाई जाती है, सॉफ्ट आयरन की बनाई जाती है। इन सभी की बनाई जाती है क्योंकि इसकी चुंबकशीलता क्या है बच्चों, बहुत हाई है। मतलब ये हमारे लिए बहुत बेस्ट रहेगा, उससे फ्लक्स का जो प्रवाह होगा वो आसानी से हो जाएगा। ओके बच्चों, तो हमने देख लिया थर्ड टॉपिक चुंबकशीलता के बारे में। ये है चुंबकशीलता बच्चों, इसको नोट पॉइंट आप लोगों को करना है, आपकी नोट्स में इसको जरूर मेंशन करना है। ये एग्जाम में हमेशा बच्चों आता है कि वायु की चुंबकशीलता का मान बताइए, तो एक होता है सॉफ्ट आयरन की चुंबकशीलता का मान कितना होता है बच्चों, 8000 के आसपास में होता है, और निकिल आयरन और एलॉय का जो होता है वो 50,000 के आसपास में होता है। एग्जैक्ट आंकड़ा है, इसको आप लोग को लिखना है नोटबुक में और एग्जाम में ये आएगा, इसको बच्चों पढ़ करके जाना है आप लोग एग्जाम में। ओके, आज का एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं, है ना, क्लास नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज की क्लास जो है तो हम लोग एक और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ करके खत्म करते हैं। अगला टॉपिक क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अर्थात चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक नंबर 4 है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ओके बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, है ना, MAGNETIC, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स FLUX फ्लक्स और डेंसिटी DENSITY, ये होता है बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब हम इसको समझ लेते हैं एक डायग्राम के साथ में। सबसे पहले मैं इसका क्या करता हूं बच्चों, परिभाषा लिखा देता हूं आप लोग को। परिभाषा क्या कहता है बच्चों कि किसी चुंबकीय ध्रुव, किसी चुंबकीय ध्रुव, ध्रुव का मतलब होता है बच्चों पोल, है ना, N और S, ठीक है। किसी चुंबकीय ध्रुव के प्रति इकाई, किसी चुंबकीय ध्रुव के प्रति इकाई क्षेत्रफल, किसी चुंबकीय ध्रुव के प्रति इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाली चुंबकीय फ्लक्स निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय, है ना, निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं उस ध्रुव की का, है ना, की बोल सकते हैं का, क्या बोल रहा है कि इस चुंबकीय ध्रुव के प्रति इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाले चुंबकीय बल रेखाएं उस ध्रुव का फ्लक्स घनत्व कहलाता है, फ्लक्स घनत्व कहलाता है। अब मैं आप लोगों को जब डायग्राम से समझाऊंगा ना तब आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो क्या कहता है बच्चों, क्या कहता है, मैं एक डायग्राम यहां पे बना लेता हूं, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। क्या कह रहा है, ये हमारे पास में जो है तो एक डायग्राम ड्रॉ हो गया।
है ना। इसको प्रॉपर बना देता हूं मैं। ये हो गया हमारा एक डायग्राम बच्चों। ओके, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि एक यहां से हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये 3D में एक्चुअली में 3D में मैंने डायग्राम बना दिया है ना। तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा 3D में। अब हम लोग देखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे समझाने वाला हूं मैं आप लोग को। क्या कह रहा है, किसी चुंबकीय ध्रुव, मान लो ये हमारा चुंबकीय पोल है, किसी चुंबकीय ध्रुव के प्रति इकाई क्षेत्रफल से सभी जगह से प्रति इकाई का मतलब होता है सभी जगह से, है ना। प्रति इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं, ये क्या है, ये जो है तो क्या है बच्चों, चुंबकीय बल रेखाएं मतलब फ्लक्स। चुंबकीय बल रेखाएं उस ध्रुव की फ्लक्स डेंसिटी कहलाती हैं, अर्थात इसकी क्या कहलाएंगे बच्चों, फ्लक्स डेंसिटी कहलाएगी। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जो फ्लक्स डेंसिटी जो होती है उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं बच्चों, बी से लिखते हैं। ओके, तो जो बी है ना, जो फ्लक्स डेंसिटी होती है, फ्लक्स घनत्व जो होता है, इसकी इकाई क्या होती है बच्चों, हम लोग लिखेंगे बच्चों वेबर। ओके, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, यह हम लोग लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं बच्चों, वी को हम लोग लिख सकते हैं इंग्लिश में वेबर प्रति, है ना, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाता है इसकी यूनिट, किसकी, विद्युत, है ना, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है, जो कि बहुत बहुत बड़ा यूनिट, बहुत बड़ा जो तो मेन, बहुत एग्जाम में आता है बच्चों, मेन यूनिट है ना, मेन इकाई है। अब हम लोग यहीं पे देख लेते हैं बच्चों कि एक टेस्ला बराबर कितना होता है ना। टेस्ला जो है तो जो टेस्ला होता है ना बच्चों, एक जो टेस्ला होता है ना, जो एक टेस्ला का मान कितना होता है बच्चों, तो एक टेस्ला का मान जो होता है 10 की पावर 4, है ना, गॉस होता है। क्या, 10 की पावर 4 गॉस होता है। टेस्ला जो है ना बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, वेबर में उसको जो है तो लिखते हैं। तो एक टेस्ला का मान जो होता है बच्चों कितना होता है, 10 की पावर 4 गॉस होता है। अब मैं इसका सूत्र बता दूं आप लोग को। तो फ्लक्स डेंसिटी का जो सूत्र होता है बच्चों क्या होता है, फ्लक्स अपान एरिया। फ्लक्स अपान क्या होता है, एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल, है ना। मैं हिंदी में लिख दूं, फ्लक्स अपान क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा क्या बच्चों, फ्लक्स डेंसिटी का सूत्र हो जाएगा। क्या कह रहा है कि किसी चुंबकीय ध्रुव, किसी चुंबकीय पोल के प्रति इकाई क्षेत्र से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं उस पोल की क्या कहलाती हैं, फ्लक्स घनत्व कहलाती हैं। अर्थात उस क्षेत्र से कितनी फ्लक्स निकल रही है, इस क्षेत्र से, है ना, इतने के क्षेत्र, इस क्षेत्र से कितनी फ्लक्स निकल रही हैं, उसी से हम लोग का क्या बनता है बच्चों, फार्मूला बनता है फ्लक्स अपान एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, हम लोग लिखेंगे, इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, वेबर प्रति मीटर, है ना, वेबर प्रति मीटर। ये आप लोग को याद रखना है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ सकता है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग लिख लेते हैं कि वेबर प्रति मीटर जो होता है बच्चों क्या होता है, फ्लक्स मतलब फाई, क्षेत्रफल मतलब क्या होता है बच्चों, ए होता है। तो इसका सूत्र एक और क्या कहला जाएगा, बी बराबर फाई अपान ए भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, या वेबर अपान जो है तो प्रति मीटर स्क्वायर। अब मैं बोलूं कि यदि मैं क्या करूं, जो बी की जो इकाई होती है क्या होती है बच्चों, बी की जो इकाई होती है क्या होती है बच्चों, वेबर प्रति मीटर, है ना। मीटर को हम लोग इस प्रकार जब लिखेंगे ना, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वेबर प्रति मीटर बराबर क्या होता है बच्चों, टेस्ला होता है। ओके, टेस्ला होता है। अर्थात हमारा जो है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, टेस्ला। टेस्ला बहुत बड़ी यूनिट होती है, टेस्ला बहुत बड़ी इकाई होती है। ये भी किसकी इकाई होती है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है। तो टेस्ला बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए हम लोग इसको छोटा में क्या लिखते हैं बच्चों, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिखते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा जो है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बच्चों। और अगर हम बोलें और हम क्या कहें कि वेबर, है ना, फ्लक्स डेंसिटी बराबर क्या लिखें कि एक वेबर बराबर, है ना, एक वेबर की जो फ्लक्स है वो 1 मीटर, है ना, 1 मीटर स्क्वायर में यदि फ्लो हो तो उसका जो मान होगा बच्चों कितना होगा, 1 टेस्ला होगा, 1 टेस्ला होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी परिपथ में या किसी भी पदार्थ में जब एक वेबर की फ्लक्स डेंसिटी, एक वेबर की फ्लक्स प्रवाहित हो रही हो और वह 1 मीटर
स्क्वायर के जो एरिया में हो तो उसका जो मान होगा बच्चों कितना होगा, 1 टेस्ला होगा। ओके, अब जो हमारे पास में टेस्ला होती है बच्चों, है ना, यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, जो फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होती है बच्चों, 2 यूनिट हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, है ना, ये भी एक इकाई होती है, या टेस्ला। ठीक है, दोनों जो है तो यूनिट आ सकती है एग्जाम में, क्या, टेस्ला, दोनों इकाई आ सकती हैं बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी एग्जाम में पूछे कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है, तो पहली यूनिट क्या होती है बच्चों, टेस्ला होती है। टेस्ला बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए आजकल क्या आ रहा है बच्चों चलन में, प्रचलन में आजकल जो पेपर बनाता है ना एग्जामिनर, वो क्या बनाता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हमेशा रख देता है। तो दोनों को याद रखना है, टेस्ला भी होता है और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। और जो टेस्ला होता है बच्चों वो क्या होता है, एक सदिश क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या टेस्ला क्या होता है बच्चों, एक सदिश राशि होता है। ओके, सदिश राशि होती है, अर्थात तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, कौन, फ्लक्स, है ना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो बच्चों ये क्लास आज हम लोगों ने यहां तक खत्म कर दिया है। कल हम लोग पढ़ेंगे बच्चों चुंबकीय विभव के बारे में और चुंबकीय धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को कल क्लास में लेकर के आऊंगा। तो बच्चों यह क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में आप लोग जो है तो लिख करके बताना, मुझे कमेंट करना कि आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी। और क्लास अगर अच्छी ना लगे बच्चों, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें पढ़ाने में, कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो, दिख नहीं रहा हो, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। उससे हमारा उत्साह बढ़ता है बच्चों और नया लेक्चर लेके आने का हमें जो है तो प्रेरणा मिलती है। तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, इस चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक किया करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा फील होता है कि चलो हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट लेक्चर भी लेकर के आना चाहिए। ओके बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।